नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, परिवार में मातमी माहौल। पुलिस ने शराब पीने के बाद से किया इनकार। मुजफ्फरपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार, दर्जनों संगीन मामलों में था फरार। और अब थाने में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मिलेगी एफआईआर की कॉपी, नहीं देना होगा कोई नजराना। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 2 हो गया है। वहीं एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीह जीवर गांव की है। मृतक की पहचान डीह जीवर गांव निवासी श्याम सहनी और मुकेश कुमार के रूप में हुई है। श्याम सहनी और मुकेश सहनी की मौत इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो गई। वहीं विरोधी सहनी नामक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है। उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि ग्रामीण एसपी का कहना है कि थीनर पीने से दोनों की मौत हुई है। प्रशासन अब इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी ने एक साथ मुर्गा पार्टी में संदिग्ध पेय पदार्थ का सेवन किया था। देर रात सभी की हालत बिगड़ने लगी। उसे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परिजन विभिन्न नर्सिंग होम में भर्ती कराए। श्याम सहनी की हालत गंभीर होने पर एसकेएमसीएच में रेफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर एसकेएमसीएच में भर्ती कराए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बुधवार को मुकेश सहनी ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से दोनों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। मर गए सरच्चा गए थे सारू लाने। सरच्चा में गए थे, उनको कोई आदमी फोन किया था तो वो सरच्चा में गए थे। अब उनके बाद 7 बजे हमको पास था। उसके बाद 7:30 बजे चल गए सरच्चा। 10:04 पर घर आए। वो हमसे बात भी किए, प्यार से रहो के रात में हमको साथ गोदी में सुताए के। सुबह में बोलो कल राजा मरनी में तेरे राजा कनी है वो कली चौथ पर से लाइबो कली रजनी पे डाल के लाइबो कल करे राजा आदरी। दारू पिए थे वो, कुछ बोले भी थे कि कहाँ पिए हैं? नाम पता लग रहा है, सरच्चा के जो नाम पता लग रहा है। और कितना लोग था उनके साथ जो बताए थे कि कहाँ गए थे? उनके साथ 2 आदमी था। कहते रहली। तो जब बीमार पड़े थे तो आँख की रोशनी भी गई थी क्या? नहीं भैया, रोशनी नहीं गए थे, उनको ठीक था। उनको दाम बीमार पड़ गए। वो चले गए, फिर उनको एसकेएमसीएच ले गए थे, वहीं मर गए। हाँ, मेरा सेन क्यों न हो गया। निकला उस दिन रात के, कहाँ दारू पिया 4-5 आदमी मिलकर। दारू पी के आया 10-11 बजे रात में सो गया। तो इनका सुबह लेट से सब दिन उठता था। उसको सुबह हम उठे चौर में धान काट चले गए। इसके बाद जब गए तब उसका तबीयत गड़बड़ा रहा था, लेके गए मेडिकल जाते हैं वहाँ इलाज हुआ। आधा घंटा ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद दम। कहाँ ये लोग पिए गए थे? कहाँ पिया सब हमको नहीं। कितने लोग के साथ गए थे? 4-5 आदमी। 4-5 आदमी। और भी लोग बीमार हैं क्या? हाँ, और बीमार। वो लोग कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में कहता है, कहाँ से नहीं बताएंगे।
हाँ, पता नहीं दे रहा है कहाँ भर्ती है, कैसे बोलिए ना। किस दिन ये लोग पिए हैं? परसों कल रात के परसों रात में पिए थे और कल रात में उनकी मौत हो गई। कल तबीयत खराब हो गई दिन में, कल 4 बजे तबीयत खराब शाम में। शाम और उसके बाद SKMCH ले गए तो रात में मौत हो गई। मौत। कितने बच्चे हैं श्याम के? 2 क्या करते थे श्याम? खेती करते थे टेंट हाउस में चलाते थे और कपड़ा की दुकान में रहे। नहीं, ये हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीहजीवर गांव की घटना है। इसमें जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई कि ये बहुत देर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वहाँ के श्याम साहनी हैं जिनका डेथ हो चुका है और दो लोग अभी कहीं पे इलाज करा रहे हैं। जो प्रारंभिक पुलिस ने अनुसंधान किया उसे कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई कि आखिर उन्होंने, लेकिन परिजनों द्वारा और गांव ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कि कोई ऐसा पदार्थ का सेवन किया, जैसे कि पहले प्रथम दृष्टया बता रहे थे कि जो पेंट में जो डाला जाता है थिनर या जिसको प्राइमर बोलते हैं, उसको पानी समझ के पी लिया था वो लोग। और क्योंकि मग में जो नहाने वाला मग होता है उसमें रखा हुआ था, पेंट भी हो रहा था घर में। तो अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है और ये पता चला है कि श्याम साहनी जिनका डेथ हुआ तो पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। जब तक पुलिस वहाँ पहुँची तो दाह संस्कार भी हो चुका था और 2 लोग कहाँ इलाज करा रहे हैं और कहाँ हैं उनके बारे में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। उनके परिजन भी घर पे नहीं मिले तो वो प्रथम दृष्टया कि कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस अनुसंधान करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद में एक पक्ष के लोगों की पुलिस ने बर्बरता के साथ पिटाई कर दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में अय्यापुर स्थित एक निजी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव ने पुलिस प्रशासन के साथ ही बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, सुशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला मीनापुर प्रखंड अंतर्गत सिवायपट्टी थाने के छितरी गांव का है, जहां विगत 1 वर्षों से ग्रामीण मदन चौधरी का जमीनी विवाद मुकेश बैठा, शंकर बैठा सहित अन्यों से चल रहा है। दोनों तरफ से थाने में FIR दर्ज करवाया हुआ है। पूरे मामले की जांच करने पहुंची सिवायपट्टी थाने की पुलिस ने मदन चौधरी की बर्बरता से पिटाई कर दी। मदन चौधरी की बेटी का आरोप है कि पुलिस ने बंदूक के कुन्ना से इतनी पिटाई की जिससे उनकी हालत मरनासन हो गई। वहीं उसका आरोप है कि बीच बचाव करने पर पुलिस ने उसके साथ भी पिटाई की। घटना की सूचना पर मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिए और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पूरे मामले पर ग्रामीण SP विद्यासागर ने पुलिस पिटाई से इनकार किया है। ग्रामीण SP ने कहा कि अभियुक्त ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। अब जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने के जमीन विवाद पर लड़ाई हुआ था मुकेश बैठा से, तो वो भी केस किया था, हम भी केस किए थे, दोनों बेटा विवाद हुआ था। उसके बाद में वो भी केस किया था, हम भी केस किए थे। और तो पैसा वाला पार्टी है, पैसा दे दे के पापा जी के मारने के लिए भेजा था। पापा जी हमको नहीं पकड़ा थे। कल को गए नाम मतलब अथी कोर्ट में अथी लगा था पेपर, तभी भी गया जाके पापा जी के मारने लगा। 3 गो गाड़ी गया, 3 गाड़ी से 3 बहुत पुलिस था, सब मारने लगा। तो हमको फ़ोन आया घर में, तो हम निकले बाहर, तो हमको ना आदित्य कुमारी हमको खूब मारा। देखिए सब निकले नहीं दिया, अंगुली भी तोड़ दी है। और उसके बाद में हमारा मोबाइल फोड़ दिया, तुम ऐसे वीडियो बनाएगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी। और उसके बाद में हम पापा जी के बोले कि हमको पापा के नहीं मारिए, कहला मार रहे हैं। तो हमारे पापा के चौकी पर से पटाख के मारने लगे। उसके बाद में फिर गाड़ी में बैठा के हमारे पापा के बहुत मारे, इतना मारे, सब तर मारे हैं, पता है इसमें का माथा में मारे हैं। अब हमारे पापा नहीं है, इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। कौन मारा है?
आदित्य कुमारी प्रशासन से मारा है, पुलिस प्रशासन से। पापा कहाँ है? पापा हमारे भर्ती है ऊपर आईसीयू में। मुकेश बैठा 2 लाख रुपया दे के हमको गार्जियन के मार खिलाया है, कहा है जे नहीं उसको मार के आइए, मार दीजिए। ऐसा बुरा तरीका से बतिया रहा था फोन से, बोले बुरा तरीका से आप नाम नहीं लीजिएगा जो हम थाना गया था। अभी स्थिति क्या है? स्थिति नहीं, आईसीयू में? हाँ नहीं है, मीनापुर से रेफर किया तो यहाँ एथी में आया, एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया। तो वहाँ से नाम काट के नहीं कुछ बुझाया था, नाम काट के धान काट के आया। उन लोग नहाया खाया, वो कर्ची काट के ले आया एथी बीनने के लिए, दौड़ी बीनने के लिए। हमको कहा अमधुर तोड़ के आन दो, अमधुरवा तोड़ के धा के हम बकरी बांधे चल गए। अब बकरी बांधने जाते हैं कि देखते हैं उसको 3 गाड़ी थाना धर धर धर। हमारा गार्जियन भागे नहीं पाया, कहता है भागे नहीं पाया। कहना बोलू हम बोलू उसको मुकेश बैठा के बोलू खोजने गया, घर बताने गया। ई बोलू की करा है हम बोले हैं घर बता, तो बोले हैं तो मारना उसको मारा का है? गाड़ी में लेके मारा था, गाड़ी में बंदूक के नाल से मारा है। यहाँ मारा है, यहाँ दोनों सीना पर मारा है, करेज पर मारा है, दोनों आंख पर मारा है, धन पर मारा है। गाँव में प्रशासन शशि भूषण बारा बाबू सब। अरे हमारे मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के सिवाईपट्टी थाना का मामला है। एक ज़मीनी विवाद था आपस में दलित लोगों के बीच में। मान लिया कि मदन बैठा है या मुकेश बैठा है, तो उसी विवाद में करीब 1 साल से ज़मीनी विवाद चल रहा था। कई बार हमने भी थाना को कहा कि आप दोनों आदमी का पेपर देख लो और थाना पर बैठा करके जिस दिन शनिवार के दिन जनता दरबार लगता है उस दिन उसको कंप्रोमाइज सॉल्यूशन निकाल कर सही कर दो। कल की घटना है कि थानेदार एकाएक गया मदन बैठा के दरवाजे पर। जब मदन बैठा खाना पीना खा के अपना बैठा हुआ था और सीधे पकड़ के लगा पीटने। 3 गाड़ी से फोर्स लेके गया था, जैसा कि उसका परिजन बता रहा है। और उसकी बच्ची जब विरोध की तो उसके बच्ची को ही पीटा है, जो मेडिकल में दिखाई है उसका भी इंजरी है। और जब मैं एसएसपी साहब को इस घटना के बारे में सुबह में मैं पहले थानेदार से बात किया तो कहा हमको कि दम्मा का शिकायत था सर, कि दौड़ने लगा तो उसमें जो है दम चढ़ने लगा, जबकि उसका कोई दम्मा का इलाज नहीं, कभी न कोई दम्मा का मरीज है। वो किसान है, खेती कर रहा था, धान कटनी करके आया, दरवाजे पर कुट्टी कट्टा कल में चारा काटा, बैठकर खाना खाया है, तो दम्मा का बीमारी कहाँ से आ गया? अगर दम्मे का बीमारी था उसको तो थानेदार पीट करके अपने गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में पीटा। जब उसकी स्थिति खराब है छोड़ के क्यों भागा? उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लाया उसको? तो इतना जघन्य अपराध हो रहा है कानून का राज में, नीतीश कुमार जी के राज में कानून का राज। मैं न किसी को फंसता न किसी को फंसाता, बोलते हैं ना, तो ये कानून का राज है कि पुलिस वाले आम जन को जूता से रौद दे। और उसमें भी एक दलित परिवार के लोगों पर जघन्य अपराध किया है। और जब मैं सीनियर एसपी से बोला तो सीनियर एसपी कहते हैं पुलिस छुआ नहीं। तो जब नहीं छुआ तो इसके बच्ची को इंजरी कहाँ से हो गया? वो बोलती है कि कोई आदित्य कुमारी है जो हमको मारी। जब हम पिताजी के मारने का विरोध किए, उसके पिता को मारा बट से, राइफल का बट नहीं रखता वो लोग, गाड़ी में कोंच करके बट से मारा, माथे पर मारा, सीना पर मारा, जैसा उसका परिवार बोल रहा है। और उससे वो जख्मी होकर के इलाजरत हो गया और सीनियर एसपी कह रहे हैं कि उसको छुआ नहीं। ये क्या हो रहा है कानून के राज में? तो मैं तो चाहूँगा कि मैं बोला भी हूँ सीनियर एसपी को, इसको अपने स्तर से जांच करें। अगर उचित न्याय इस गरीब को नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे इसके लिए। मैं बता देता हूँ, अब तक का अनुसंधान है कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। और जैसा कि हमारे जो थानाध्यक्ष हैं, सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष, उनसे बातें हुई और शहरयार जो कि एएसपी हैं, तो उसके अनुसार ये छितरी गांव है, सिवाईपट्टी थाने का छितरी गांव है, जहां की मुकेश बैठा और मदन बैठा में ज़मीन विवाद था और आपस में इन लोग दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो जिस 122/24 ये जो घटना हुई, मैंने कि 122/24 में ये मदन बैठा जिनके बारे में बताया जा रहा है, मदन बैठा उसमें अभियुक्त थे। पुलिस गई थी, पुलिस इसमें काफ़ी अभियुक्त हैं, मैंने कि 10-12 अभियुक्त हैं शायद। तो पुलिस गई थी, मदन बैठा रास्ते में मिले, उनको ले जा करके बोली थी कि पुलिस ने बताया कि भाई इनका घर बताइए। घर बताने के क्रम में चूँकि वो भी अभियुक्त थे,
लेकिन पदाधिकारियों को पता नहीं था कि ये भी अभियुक्त हैं। तो वो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो इनको भी साथ में रखा गया कि आप बताइए, घर सब बताइए। इस बीच पता चला, या मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज़ थे, और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज़ हैं। सुबह में तो मैंने कि कुछ लोगों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमने पता किया तो मृत्यु नहीं हुई थी। वो नोबल हॉस्पिटल में अभी इलाजरत हैं, और मैंने ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया था उनको। और पुलिस पिटाई का मामला नहीं है? पुलिस पिटाई का बिल्कुल मामला नहीं है। बच्ची ने भी दिखाया, बताया कि उस पर भी अंकिता करके कोई एसआई नहीं जिससे मार जी, लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूं कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है ठीक। उन हाई ब्लड प्रेशर से। और अभी हमने आईओ को भी भेजा है, कि आप जाइए, उनका हाल समाचार लीजिए, किस स्थिति में हैं, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तभी उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने टॉप अपराधियों की सूची में शामिल शशांक उर्फ जॉनसन को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का निवासी शशांक लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट, रंगदारी मांगने सहित दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की, लेकिन वह लगातार बचता रहा। हाल ही में उसके गिरोह द्वारा चांदनी चौक के पास एक ट्रक चालक की हत्या की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी। सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया पुलिस को कि सूचना मिली थी कि शशांक देर रात अपने घर पर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जॉनसन पर 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामले पहले से दर्ज थे, जिनमें रंगदारी नहीं देने पर पीड़ितों के घर पर फायरिंग करने जैसे मामले भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार जॉनसन की गिरफ्तारी से शहर में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिली है। वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से न केवल पुलिस ने राहत की सांस ली है, बल्कि शहर में कानून व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें जो है कि मुजफ्फरपुर ज़िला अंतर्गत जो माह सितंबर की जो अपडेटेड हम लोगों की जो वांछित टॉप 20 की जो लिस्ट थी उसके अंतर्गत आज एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। जो अभियुक्त है उसका नाम है शशांक उर्फ जॉनसन, जो ब्रह्मपुरा थाना का रहने वाला है। इनके ऊपर जो है लगभग 1 दर्जन कांड दर्ज हैं, और जिस कांड में ये वांछित था वो ये था कि जो लगभग 10 और 11 अगस्त की जो रात है उसमें एक व्यक्ति हैं अनिल कुमार, जिनके जो है जो प्रतिष्ठान था उनके सामने जाके इनके द्वारा अपने अन्य 3 साथियों के साथ जो है रंगदारी मांगने के लिए फायरिंग की गई। उससे पहले भी 4-5 दिन पहले इनके द्वारा जो है उनको धमकी दी गई थी कि भाई अगर आप रंगदारी नहीं देंगे तो हम गोली मारेंगे। तो उसी दरमियान जो है बाद में 10 और 11 की जो रात्रि थी उसमें उनके द्वारा जो है वहाँ पर शूटिंग की घटना की गई, जिसके बाद से लगातार हम लोग उनकी जो है जो अभियुक्त है और उसके साथी उनकी तलाश कर रहे थे। उसी क्रम में जो 23 तारीख की रात्रि को जो है सूचना मिली कि इनके जो है ये वापस अपने ये ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में आए हुए हैं, और उसी दरमियान जो है थाना द्वारा चेकिंग लगाते हुए इनको आसूचना के संकलन के आधार पे जो है रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनके जो मोटरसाइकिल और जो मोबाइल जो था इनके उसको भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो इनके द्वारा जो घटना में 3 अन्य साथी थे उनका भी जो है नाम बताया गया है, परंतु कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए नाम हम उजागर नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने जो है पूरी घटना का उल्लेख कर दिया है। साथ ही इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इन्हीं के जो ग्रुप के द्वारा है जो 30 अगस्त 31 अगस्त के एक मर्डर हुआ था, उस मर्डर में भी इन लोगों के द्वारा जो ट्रक ड्राइवर था उसको लूट के क्रम में उनकी हत्या कर दी थी।
उसका भी इन्होंने जिक्र किया है और बताया कि उसमें भी इन्हीं के ग्रुप ने ये किया था और इनके जो साथी हैं उनके द्वारा ये हत्याकांड, लूट के क्रम में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो उसमें भी जो है उस कांड का भी उद्भेदन इस कांड के साथ ही हुआ है तथा अब जो बाकी जो अन्य सदस्य हैं इनके गिरोह के, उनको भी तुरंत हम लोग अब टीम बना के उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और जल्द ही उनको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इनकी गिरफ्तार? हाँ, इनका जो है अभियुक्त हैं, इनका काफ़ी लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है और इन पे जो है अभी वर्तमान में इस कांड को मिला के लगभग 11 केस दर्ज हैं और जो बाकी अन्य सभी केस हैं इनमें ये बराबर जेल जाते रहे और रिमांड पे रहे हैं, परंतु जो है फिर 5-6 महीने ये इनएक्टिव हो गए थे और उसके बाद फिर से इनके द्वारा ये घटना की गई, लगातार 2 घटना की गई जिनमें अभी इनको वापस पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनाम भी घोषित किया गया था? इनके ऊपर जो है सितंबर माह में जो अपडेटेड लिस्ट थी उसके अंदर इनका नाम का प्रपोजल था, परंतु जो टीम के द्वारा सराहनीय काम करते हुए जो इनाम की घोषणा हुई उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर इसकी? गिरफ्तारी यहीं ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान। मुजफ्फरपुर शहर के थाने में किसी भी तरह की लिखित शिकायत करने पर रिसीविंग देने में अब आनाकानी नहीं चलेगी। थाने से आवेदक को रिसीविंग देनी होगी। गंभीर कांडों में प्राथमिकी दर्ज करने में भी थानेदार आनाकानी नहीं करेंगे। प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आवेदक को निःशुल्क कॉपी देनी होगी। इस संबंध में मंगलवार को सिटी एसपी ने सभी थानेदारों को आदेश जारी किया। सिटी एसपी ने जारी आदेश में कहा है कि थाने में शिकायत आने पर उनकी रिसीविंग होनी चाहिए। रिसीविंग देने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गंभीर कांडों में प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर कोई भी थानेदार इसमें लापरवाही बरत रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति सिटी एसपी, संबंधित डीएसपी अथवा एसएसपी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे, तभी प्राथमिकी दर्ज होगी। प्राय ये देखा जा रहा था कि जो कई बार जो शिकायतकर्ता थाना में जा रहे थे तो हम सभी का नहीं बोलेंगे, परंतु कुछ हमको शिकायतें मिल रही थी कि जो है आवेदनकर्ता को या तो रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है या फिर उसको एफआईआर के लिए बीच में डिले हो जा रहा है या फिर ऑल टुगेदर एफआईआर ही नहीं हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के मार्गदर्शन में ये निर्णय किया गया कि जो अब से जो भी शिकायतकर्ता थाना में आएंगे और अपना आवेदन देंगे उनको निश्चित रूप से रिसीविंग दी जाएगी तथा अगर प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो प्राथमिकी उनको एक निःशुल्क प्रति उनको प्रोवाइड भी की जाएगी। प्रति दोनों फॉर्मेट में दी जा सकती है। अगर वादी व्हाट्सएप या अपना ईमेल देते हैं तो उनके माध्यम से उनको सीधा भेज दिया जाएगा और फिजिकल कॉपी चाहते हैं तो फिजिकल भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे और वो निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। इस संबंध में सभी थाना अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। उसके बाद भी अगर इसका वॉयलेशन होता है तो फिर जो संबंधित ओडी पदाधिकारी जो रिसीविंग देते हैं वो या फिर जो भी अपर थाना अध्यक्ष या थाना अध्यक्ष प्राथमिकी दर्ज करने में विलम्ब करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमारा सभी आमजनों से अनुरोध होगा कि जो सिस्टम है उसमें खामियां जो भी अगर इसमें पाई जाती हैं तो आप हमको बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो अधूरा रहे, तो इसलिए आपको अगर कुछ फीडबैक हो तो आप हमको बताएं तो हम उस पर केस टू केस बेसिस पे हर प्रत्येक केस जो आप बताएंगे उस पर हम लोग है जो थाना अध्यक्ष से या संबंधित जो भी पदाधिकारी है उसकी जवाबदेही निश्चित करेंगे कि इस संबंध में डिले क्यों हुआ, क्योंकि रिसीविंग प्राप्त करना और आवेदन की रिसीविंग प्राप्त करना और जो प्राथमिकी है उसकी निःशुल्क प्रति प्राप्त करना एक वैधानिक अधिकार है नागरिक का, और उसमें जो है अगर किसी को विलंब या फिर जो है आनाकानी की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी निश्चित रूप से जवाबदेही उसकी फिक्स की जाएगी। मुजफ्फरपुर के MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले दिनों जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की घटना प्रकाश में आने के बाद MIT प्रशासन ने इस पर सक्रिय होकर ब्रह्मपुरा थाना में FIR दर्ज करवाई है। बुधवार को रैगिंग की घटना को रोकने के लिए MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य समेत 12 सदस्यीय एंटी रैगिंग कमेटी के व्यक्तियों के साथ MIT सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रैगिंग कानून के कड़े नियम से अवगत कराने समेत भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति न हो इस पर चर्चा के साथ समीक्षा की गई। बैठक में कॉलेज प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी, छात्र छात्राएं,
अभिभावक समेत पत्रकार भी शामिल थे। घटना के संबंध में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा ने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी ने कॉलेज के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया था। इस कमेटी में कॉलेज के स्टाफ शामिल है जो कि रैगिंग पर निगरानी रखेंगे। इस कमेटी ने पिछले दिनों ही कॉलेज के ग्राउंड, एंट्रेंस गेट, छात्रावास, क्रिकेट ग्राउंड में जाकर निरीक्षण किया था। हमें UGC के माध्यम से BTech फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ रैगिंग की शिकायत मिली थी। इस मामले पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। ब्रह्मपुरा थाने में FIR दर्ज कर दी गई है। आगामी 15 नवंबर को छात्रों के बीच जागरूकता को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा। हाँ, एक आई है हमारे पास UGC से इन्फॉर्मेशन और इमीडिएटली हम लोगों ने उस पर FIR लॉन्च कर दिया है और हम लोग अपने स्तर पे उसमें लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसकी वो चिन्हित कर लें कि कौन बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है और जो भी उस पर जैसे पता चलेगा हम उस पर पूरा कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन को भी पूरा मदद करेंगे और अपने लेवल पे भी हम लोग उस पर पूरा कार्रवाई करेंगे। हाँ, आज उसके लिए हम लोग हमारा एंटी रैगिंग जो है कमेटी जो बनी है उसका बैठक हुआ था, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी आए थे, पुलिस प्रशासन से भी आए थे, आज सारे मीडिया के लोग थे उसमें और आपके जो पेरेंट्स भी कुछ आए, उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी थे और हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की कि कैसे जो है इस रैगिंग के मामले में हम लोगों का ये है कि जीरो टॉलरेंस होगा। हम इस पर कोई भी जो है किसी भी स्टेज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो भी इस पर होगा कार्रवाई विधि सम्मत सब करेंगे। क्या कुछ आगे अवेयरनेस को लेकर क्या किया जाएगा? हाँ, एक तो हम लोगों का है कि हमने 15 नवंबर को प्लान किया है कि बच्चों को सबका इंट्रोडक्शन भी करा देंगे ऑफिशियली, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर का जिसके साथ ये हो जाएगा। और उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी कहा है कि हम लोग जो है बच्चों के साथ बात करके हम उन्हें लीगल अवेयरनेस बताना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी प्लान कर लेंगे इसका करने का। कहीं ना कहीं से कुछ बच्चों में ऐसा है जो कानून जान नहीं रहे, इतना सख्त कानून है, तब वो अपना लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ, नहीं, ये एक्चुअली देखिए मैं पर्सनली सब बच्चों से बात किया, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर दोनों बच्चों से, हॉस्टल में भी बात किया हूँ, जाके क्लास में भी बात किया हूँ और सारी बातें बताया हूँ उनको कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम जो है आपको आएगी अगर आप जरा सा भी आप इस तरह इसमें ये करोगे, ये एक ऐसा चीज़ है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको कि पता नहीं, उनको जो लगता है कि ये मतलब आज कि कानून जो है हम कुछ भी करें हमें कुछ ये नहीं होगा, जबकि आजकल का समय में ऐसा नहीं है। आप हमारे पास जो है कुछ भी कोई कुछ करता है तो वो आ जाता है कहीं न कहीं से। वो जो कंप्लेनर है वो कौन सा ईयर का है? कंप्लेनर फर्स्ट ईयर का है। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। यह वाद मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता SK झा के द्वारा दायर कराया गया है। अधिवक्ता श्री झा ने कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। सुनीता की मौत सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की लापरवाही का नतीजा है। माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए, लेकिन माननीय आयोग द्वारा दिए गए आदेश का पालन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। विदित हो कि चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत 21 अक्टूबर को हो गई। माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए, लेकिन बिहार सरकार द्वारा किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कोई ठोस सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अगर माननीय आयोग के द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन बिहार सरकार के द्वारा किया जाता तो पीड़िता सुनीता को बचाया जा सकता था। कि सुनीता किडनी कांड मामले में अप्रैल 2024 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था बिहार सरकार को। उसमें यह था कि सुनीता को उच्च प्राथमिकता के आधार पर किडनी प्रत्यारोपण के संबंध में सरकार ठोस पहल करे, लेकिन इसमें हमने देखा है कि बिहार सरकार के स्तर से किडनी प्रत्यारोपण के मामले में कोई ठोस स्टेप नहीं लिया गया है।
अगर ठोस सकारात्मक स्टेप अगर बिहार सरकार के द्वारा लिया जाता और कुछ सकारात्मक कार्य किया जाता तो शायद सुनीता बच पाती। लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जितना इसमें अच्छा स्टेप लिया गया था और जितनी त्वरित इसमें सुनवाई हुई थी और जितना त्वरित इसमें डायरेक्शन वगैरह या जो ऑर्डर वगैरह जो हुआ उसके आलोक में उतनी तेजी से बिहार सरकार ने आदेश का अनुपालन बिल्कुल किया ही नहीं, जिसके कारण जो है सुनीता को अपनी जान जो है सो गंवानी पड़ी। अगर बिहार सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर आदेश का अनुपालन करती तो शायद हम समझते हैं कि सुनीता हम लोगों के बीच में। नीतीश सरकार के कुशासन का गवाह बनी सकरा के बरियारपुर निवासी किडनी कांड पीड़िता सुनीता की मौत। ये बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि लगभग 3 साल पूर्व निजी अस्पताल में ओवरी के ऑपरेशन के नाम पर सुनीता की किडनी निकाल ली गई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, जेपी नड्डा, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी सहित अन्य के आश्वासन के बाद भी न तो सुनीता को 3 साल में सरकार ने किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कर पाई और न ही आरोपी झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी हो पाई। पूरा बिहार आज भी स्वास्थ्य के लिए झोला छाप डॉक्टर के भरोसे है। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि सुनीता के इलाज में दलित मजदूर का परिवार कर्ज में डूब गया पर पत्नी को बचा न पाया। सरकार जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को कर्ज से उबरने के लिए 50 लाख मुआवजा दे और एसआईटी का गठन कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। पूरी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, दोनों की नाकामी, इसलिए कि सुनीता का जो किडनी कांड हुआ, हमारे पत्रकार बंधु इसको बहुत उछाला। सेंट्रल लीड मंत्री हर्षवर्धन जी भी उससे मिले और उसके बाद जो है ये जेपी नड्डा जी, मंगल पांडे जी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार में पार्ट है उस पीड़िता से नहीं मिला। उसके बावजूद वह उसका निधन हो गया और उसके हस्बैंड जो है कितने कर्जदार हो गए। और यह तो लापरवाही प्रशासन की है कि झोला छाप किडनी कैसे निकाल लिया, उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो यह जो डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का, एकदम विफल है। स्वास्थ्य में विफल है, शिक्षा में विफल है, हर मामला में, लाइन ऑर्डर में विफल है। विधि व्यवस्था देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि मर्डर नहीं हो रहा है, हत्याएं नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा। तो हर मामला में यह विफल है। और यह झूठ मूठ का जो है अपना शराब भी कंट्रोल है। जहरीली शराब से आप देखे हैं कि जहरीली शराब से जो है डिसजीवर औराई में मर गया है। तो हर मामला में सरकार विफल है और सुनीता के परिवार से हमारा एकदम कांग्रेस पार्टी इसकी शोक संवेदना व्यक्त करती है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा विवादों में घिर गई है। भाजपा ने ही उनकी यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू की यह यात्रा रास नहीं आ रही है। जेडीयू का कहना है कि बिहार में लोग सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं, इसीलिए ऐसी यात्रा पर कोई मतलब नहीं है। वहीं अब इस स्वाभिमान यात्रा पर राजद एमएलए मुन्ना यादव ने कटाक्ष किया है। मुन्ना यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा में त्रिशूल लेकर घूम रहे हैं, लोगों को उनसे सावधान रहना होगा, नहीं तो कुछ दिनों बाद वह AK-47 लेकर यात्रा निकालेंगे। मुन्ना यादव ने कहा कि देश की आज़ादी में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। गिरिराज सिंह या उनके पुरखों ने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया। उन्होंने गिरिराज सिंह से सवाल किया कि वह हिंदू किसे मानते हैं, ऊंची जाति के लोगों को या फिर नीची जाति के लोगों को। अगर उनमें दम है तो जैसे हम किसी नीची जाति के लोग के घर में बैठकर खाना खाते हैं वैसे ही वह खाना खाकर दिखाएं, नहीं तो जो झूठा ढकोसला कर रहे हैं उसे बंद करें। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। उनके ढकोसले से बिहार में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है।
नीतीश जी नहीं बोले हैं कुछ? अरे मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोले हैं कि नहीं? उसमें शामिल मुख्यमंत्री जी होंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में नीतीश कुमार जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे। उनके गठबंधन घटक दल के लोग हैं से निकाल रहे हैं। आज अखबार में मैं देखा हूँ अररिया सांसद, क्या नाम, प्रदीप सिंह, अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। हिंदुस्तान अखबार में है, आप भी देख लीजिएगा जाके। और ये कहते हैं कि मैं जब तक हिंदू नहीं संगठित होगा तब तक मेरा यात्रा जारी रहेगा। यही ना गिरिराज बाबू बोलते हैं। तो मेरा तो एक आग्रह है कि हिंदू कहते किसको हैं? वो हिंदू है कौन? हमको पहले हिंदू का परिभाषा वो बता दें कि हिंदू मानते क्या किसको हैं। हिंदू केवल ऊंची जाति के लोग हैं या समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो महादलित में मेहतर जाति है उसको मानते हैं हिंदू? अगर मानते हैं तो गिरिराज सिंह की हैसियत है तो मैं उस मेहतर के घर पर भोजन बनवाता हूँ, उसी के बर्तन में या उसी के बर्तन में मैं खाता हूँ और वो आकर खाए अगर हिंदू है तो। नौटंकीबाज सब नौटंकी कर रहा है। अब यूपी से घूमते घूमते बिहार में नौटंकी करने लगा सब। यहाँ ये कुछ हिंदू जो है, ये हमको लगता है कि 2014 में मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री, इससे पहले इस देश में हिंदुए नहीं था। हम लोग भी नहीं थे, हम पलायन कर गए थे। 2014 से पहले हिंदू था हमारे देश में? नहीं था। ये 2014 में जब मोदी जी आए हैं तब हिंदू सब आ गया है यहाँ। इससे पहले हिंदू नहीं था, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं था। अरे इतना मूर्ख मत बनाओ, इतना चुतिया मत बनाओ लोगों को। ढकोसला गोसला से कुछ नहीं होने वाला है। कभी हिंदू के अस्मिता पर न खतरा था न कभी खतरा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया है, इस देश में आज़ादी की लड़ाई में तुम दलालों से ज़्यादा मुसलमानों ने में अपनी कुर्बानियाँ दी है। और आरएसएस के लोग उस समय अंग्रेज के दलाल थे, उसका एजेंट थे वो। और आज वही लोग हिंदू हिंदू हिंदू। इतहाल हो गया वही हसैन हुसैन का युद्ध में होता है कि जो पानी नहीं पिलाया जिससे हसैन हुसैन की मौत हो गई। तो आज भी मुस्लिम समाज के शिया लोगों में एक वो है कि हमने जुल्म किया कि हमने पानी नहीं पिलाया इसलिए हमारे हसैन हुसैन की मृत्यु हो गई। तो उसके बदला अपना जुल्म को मिटाने के लिए वो अपना छाती पीटता है, चाहे मातम मनाता है। ठीक है, ये लोग कौन सी का मातम मनाता है? ये तो देश के आज़ादी में भी नहीं था। जिस हिंदूवादी देश की बात करता है, ये तो हिंदू उस समय अंग्रेज के गुलाम सब था। हमको बतावे तो आरएसएस का कौन आदमी देश के आज़ादी में कुर्बानी लिया है? किसके पुरखा लिए हैं? मोदी जी के, गिरिराज सिंह जी के, किसके पुरखा है हमको बताइए। तो जो आदमी देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, जब इस सर्वधर्म संपन्न देश है, इसमें जातिवाद का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम करके देश को जाति में भाईचारा में बांटना चाहता है, ऐसा लोग कोई इस देश के रक्षक हो सकता है? ये लोग चाह रहा है कि हाँ बिहार में दंगा हो, तो बिहार के लोग अब सतर्क हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, इनके बाप बाप करने से कुछ नहीं हुआ। त्रिशूल देखे हैं आइए, वो सोना उना के त्रिशूल जानू कोई गिफ्ट कर दिया है क्या? त्रिशूल लोग के पहले तलवार लेके निकलता था, अब त्रिशूल लेके निकलता है। बिहान वेला 47 लेके निकलेगा, इसलिए देश की जनता सतर्क रहे। आम जनता के हित में तत्काल भूमि सर्वे पर रोक लगाने, सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने, ग्रामीण स्तर पर कैंप लगाकर दाखिल खारिज व ऑनलाइन जमाबंदी में गड़बड़ी दूर करने, नहर, नाले, सड़क किनारे व बांध पर बसे सभी गरीबों को 5 डिसिमिल जमीन देने एवं पर्चा से प्राप्त जमीन पर पर्चाधिकारियों को कब्जा दिलाने, अंचल एवं भू अभिलेखागार में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, बाढ़ और सुखाड़ का अस्थायी समाधान करने व मुजफ्फरपुर को बाढ़ मुक्त करने, खाद बीज की कालाबाजारी को दूर करने, डाई के साथ नैनो खाद जबरन देने पर रोक लगाने, मीनापुर प्रखंड के अली न्यूरा पंचायत के पूर्व सरपंच के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने, मीनापुर सहित जिले में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर बुधवार को SUCI, CPI, MCPI की ओर से मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष जन प्रदर्शन किया गया।
इसके पूर्व प्रदर्शनकारी अपनी मांगों की तख्ती हाथ में लेकर गगनभेदी नारे लगाते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस की शक्ल में समाहरणालय पहुंचे। वहां पहुंचकर इनका एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप समाहर्ता से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने कहा कि सर्वे के नाम पर अंचल एवं भू अभिलेखागार के कर्मचारी अधिकारी लूट मचाए हुए हैं। जमाबंदी एवं भू दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन के दरमियान सरकारी एजेंसी एवं कर्मचारियों ने काफी गलतियां की और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो ये सर्वे चल रहा है बिहार में, ये एक नौटंकी है और गरीबों सरबराह की ज़मीन का छीनने का एक साजिश है। इसके खिलाफ हम लोग आए और सर्वे का काम बंद हो और सर्वे के पहले जो झगड़ालू ज़मीन है, जो विवादी ज़मीन है, पहले उसका हल करें, उसके बाद सर्वे करें। और मुख्य मांग क्या है? और मुख्य मांगों में जो है सरैया में हॉस्पिटल का जो रास्ता अतिक्रमण हो गया है, भूमिहीनों को अभी तक 5 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला, विस्थापितों को अभी तक ज़मीन नहीं मिला, नहर के किनारे नाला के किनारे बसे हुए गरीबों को अभी तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया। और इसके अलावा 13 सूत्री और भी मांग है, जिसमें भूदान है, सीलिंग की ज़मीन है और उसके बाद जो है केवाला से जो प्राप्त ज़मीन है उसका जो है दाखिल खारिज, ये सारी चीज़ें जो है अभी एक तरह का बोझ बन गया है जनता पर और जनता परेशान हो गई है। गांव से ब्लॉक तक, ब्लॉक से गांव तक जमा कर रहा है, तो जमा करने के लिए वहां पैसा लिया जा रहा है और पूरा अंचल जो है वो दलालों के चपेट में है, पूरा अंचल जो है वो दलालों के चंगुल में है और उसमें पुलिस प्रशासन सरकार ये सब मिला हुआ है। इसलिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज ही हमारा आंदोलन है। ये हम लोग वाम दलों की ओर से प्रदर्शन आज है। इस प्रदर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जब सर्वे के नाम पर जो भूमिहीन है, गरीब है और जो गरीब किसान है, गरीब भूधारी है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ, कंप्यूटरीकरण हुआ विभिन्न अभिलेखों का, उसमें भयंकर गड़बड़ी की गई। 80 से 90% जमाबंदी में गड़बड़ी है, खाता गड़बड़ है, खेसरा गड़बड़ है, किसी का रकबा गड़बड़ है तो नाम गड़बड़ है, ये बहुत सारी गड़बड़ियाँ है और एक सरकार के कर्मचारी और उसका निजी एजेंसी ने किया है। अब उसका भुगतभोगी आम जनता हो रही है, आम जनता से उगाही हो रही है। इसमें स्थानीय प्रशासन भूमाफियाओं के पक्ष में खड़ी है और जो आंदोलनकारी है उसी को धमकी दे रही है। तो इन सब सवालों को लेकर हम लोग आज ये प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और डीएम से मांग कर रहे हैं कि आप तत्काल सर्वे पर रोक लगाइए, क्योंकि इससे समाज में हिंसा में फैल रही है। आज हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है और ये जो भू अभिलेख जो जमाबंदी में गड़बड़ी की गई है उसका कैंप लगाकर निदान कराया जाए और जो गरीब लोगों हैं, पर्चाधारी है, जिनका जमीन पर कब्जा नहीं है उनको जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। यहाँ तक कि जो भूमिहीन है, बांस की जमीन नहीं है, वो बांध किनारे बसे हुए हैं, नदी किनारे बसे हुए हैं, सड़क किनारे बसे हुए हैं, तालाब किनारे बसे हुए हैं, विभिन्न पोखरों पर बसे हुए हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराकर उनको पर्चा दिया जाए, बांस का पर्चा दिया जाए, उनको बसाया जाए, बल्कि अतिक्रमण के नाम पर उनको उजाड़ा नहीं जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।